नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यवहारिक व्याकरण के तहत एक नए विषय के बारे में जानकारी लेंगे। हम हमारे विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले यहाँ दर्शाए गए चित्रों को देखते हुए उसकी वर्तनी को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की के चित्र को स्पष्ट करने के लिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए लड़की शब्द लिखा गया है। वहीं दो लड़कियों के चित्र को समझाने के लिए इया प्रत्यय के साथ लड़कियां शब्द लिखा गया है। आगे देखिए, एक लड़के के चित्र को स्पष्ट करने के लिए आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए लड़का शब्द लिखा गया है। वहीं दो लड़कों के चित्र को स्पष्ट करने के लिए एक की मात्रा का प्रयोग करते हुए लड़के शब्द लिखा गया है। लेकिन नीचे देखिए, जहाँ पर पेड़ का चित्र बना हुआ है तो एक पेड़ के चित्र को समझाने के लिए भी पेड़ लिखा हुआ है, और वहीं दो पेड़ों के चित्र को स्पष्ट करने के लिए भी पेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर स्थिति अस्पष्ट सी महसूस हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? वो कारण हम जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं या जानते हैं वह विषय वचन कहलाता है, और वचन के अंतर्गत हम वर्तनी के एक या अनेक रूपों की जानकारी लेते हैं। इस बात को और अच्छे से जानने के लिए हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे वचन की परिभाषा। तो परिभाषा के तहत देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द से यह तात्पर्य है संज्ञा और सर्वनाम शब्द, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का हमें पता चलता है वह वचन कहलाता है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण को देखेंगे, जिसके अंतर्गत लिखा गया है लड़का लड़के, औरत औरतें, कुत्ता कुत्ते, पुस्तक पुस्तकें, घड़ी घड़ियाँ आदि। यानी यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के एक और अनेक शब्दों के बारे में हमें जिस विषय से जानकारी प्राप्त होती है वो विषय वचन है। और आज हम उसी वचन के बारे में विधिवत अध्ययन करते हुए उसके आगे के भाग पर चर्चा करते हैं कि वचन के भेदों के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम यह जानेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और इस बात को हमें स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ मेज पर पुस्तक रखी है, वो पुस्तक एक ही वस्तु है। इसकी पूरी जानकारी हमें संज्ञा से भी स्पष्ट हो रही है और पुस्तक के लिखने के तरीके से भी पता चल रहा है। यानी इसके लिखी गई वर्तनी को हम ध्यान से देखने के साथ क्रिया शब्दों के तालमेल को समझेंगे तो हमें यहाँ पर वस्तु के एक होने के बारे में ही पता चलता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, शालिनी ने केला खाया। तो शालिनी ने खाने की जो क्रिया है वो केले से जुड़ी हुई है, और वह भी एक केले से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये इसके संज्ञा शब्द यानी केले की लिखे गई वर्तनी से पता चल रहा है। साथ में इसकी क्रिया शब्दावली भी यही बात स्पष्ट करती है कि यहाँ लिखे गए दोनों वाक्य एक वचन से जुड़े हुए हैं। आगे लिखा है बहुवचन के बारे में जानकारी लेंगे, जो इसका दूसरा भेद है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक या अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से एक से अधिक होने का पता चलेगा, बोध होगा, वह बहुवचन के अंतर्गत आता है। और यही बात स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर लिखे गए उदाहरण। जो पहला है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, यानी ये पुस्तकें लिखने का तरीका भी यहाँ बदला हुआ है, एक ही मात्रा के साथ ये स्पष्ट हो रही है। साथ में ये जो है लिखा हुआ है इसके पास में बिंदी लगाकर ये हैं शब्द का रूप ग्रहण कर चुका है, और हैं बहुवचन की क्रिया के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार देखिए, शालिनी ने यहाँ पर केले खाए। तो शालिनी एक है, उसने खाने की क्रिया है वो केले से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है
केला एक से ज़्यादा है, तो वो कैसे स्पष्ट हो रहा है? वह उसकी वर्तनी को देखने से पता चल रहा है। और वर्तनी क्या लिखी गई है? केले शब्द लिखा गया है। और केले के साथ क्रिया भी बहुवचन में खाएं से जुड़ी हुई है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस या वाक्य बहुवचन से जुड़े हुए हैं या बहुवचन की ओर इशारा करते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग से हम वचन को किस प्रकार पहचान सकते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के प्रयोग से वचन की पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे पहला उदाहरण देखेंगे, मालिनी ने केला खाया। तो मालिनी कर्ता के रूप में है, केला उसका कर्म है और क्रिया उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया है खाया। और वो खाया एक केले से जुड़ी हुई है, इसलिए केला लिखने का जो तरीका है वो एक वचन की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर ये संज्ञा से जुड़े हुए सेंटेंसेस है या वाक्य हैं जो क्रिया के रूप में पूर्णता को प्राप्त करते हुए एक वचन की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर देखिए, यह सर्वनाम से जुड़ा हुआ वाक्य है, वह पढ़ रहा है। तो वह एक शब्द है और वह कर्ता की क्रिया है पढ़ना, और वह भी एक वचन से जुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ है भी एक वचन की क्रिया को ही स्पष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार ये वाक्य एक वचन से जुड़ा हुआ है। वही दूसरा वाक्य लिखा गया है, ये भी सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाक्य बहुवचन को स्पष्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ कर्ता को देखिए, वह नहीं है, वे है, और क्रिया है पढ़ने की, और पढ़ने की क्रिया को बहुवचन की ओर लेके जा रहे हैं, रहे हैं। यानी है के पास में बिंदी का लगना हैं के रूप में उच्चारित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया युक्त शब्द बहुवचन की बन रही है और शब्दों का उच्चारण इस प्रकार होगा, वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य संज्ञा से जुड़ा हुआ है, सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, साथ में क्रिया के द्वारा उनके एक वचन और बहुवचन के होने की ओर आसानी से इशारा करते हुए हमारे लिए वो क्रिया स्पष्ट कर रहा है। आगे हम देखेंगे क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान। अब देखिए, हमारे सामने क्रिया शब्द भी हमारे वचन की पहचान कराते हैं। वो किस प्रकार कराएंगे? तो हमारा सेंटेंस लिखा गया है, हाथी आ रहा है। तो यहाँ हाथी शब्द एक वचन की ओर इशारा कर रहा है। इस बात को स्पष्ट कर रहा है यहाँ क्रिया का रूप, क्योंकि क्रिया भी एक वचन के रूप में लिखी गई है। और वो किस प्रकार है? तो दूसरा सेंटेंस देखिए, उसमें भी हाथी एक ही लिखा हुआ है, एक हाथी का रूप ही लिखा हुआ है, लेकिन क्रिया को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ हाथी एक नहीं अनेक हैं, क्योंकि वो क्रिया लिखने का रूप क्या हो गया है? हाथी आ रहे हैं। यानी है के पास में बिंदी का लगना या हैं के रूप में उच्चारित होते हुए सेंटेंस को या वाक्य को हम किस रूप में बोलने वाले हैं? हाथी आ रहे हैं। और पहला वाक्य कैसे बोला जाएगा? हाथी आ रहा है। तो पहला वाक्य बोलना क्रिया के साथ में जुड़कर जब वो बोला जा रहा है तो वह एक वचन की ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरे वाक्य में जब क्रिया का रूप बदल गया है तो वहाँ वह क्रिया हाथियों के यानी हाथी के ज़्यादा होने, एक से ज़्यादा होने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरा सेंटेंस देखिए, सिपाही उधर गया। तो यहाँ गया क्रिया है और वह एक वचन की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि शब्द आगे वाले उदाहरण में भी वही लिखा हुआ है जो पहले में लिखा गया है, सिपाही। आगे वाले में भी क्या लिखा हुआ है? वही सिपाही, लेकिन दोनों में परिवर्तित रूप क्या नजर आ रहा है? क्रिया का। और पहले वाले में है आ की मात्रा के साथ क्रिया का प्रयोग हुआ है और दूसरा में ए की मात्रा के साथ क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये बोला जाएगा सिपाही उधर गए, यानी ये बहुवचन की क्रिया की ओर इशारा कर रहा है। तो हम आसानी से क्रिया के द्वारा भी शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप को जान सकते हैं। और वही बात हमारे जो शुरुआत में दिखाए गए चित्रों से संबंधित है, जहाँ एक पेड़ है तो उसको भी हम क्रिया के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि ये दो पेड़ों के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये है पेड़ है और ये है ये पेड़ हैं, यानी ये
पेड़ हैं। क्रिया का बहुवचन का प्रयोग करते हुए हम पेड़ों की जो कठिनाई थी उसको भी वहाँ दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, हम अब जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर समय एक वचन के रूप में ही काम में लिए जाते हैं। तो वो वचन कौन कौन से हैं? देखिए, हमारी धातु से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोना, चांदी, और सोना, पीतल, चांदी, फिर आएगा जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, मिथ्या, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, चोली, पानी, भीड़, लोहा, दूध। यानी ये शब्द सामान्यतः एक वचन के रूप में ही रहते हैं, और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं हमारे यहाँ लिखे गए इसके उदाहरण, जिसमें है बाल्टियों में। बाल्टियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें भरने का काम पानी है, वो एक वचन के रूप में प्रयोग लिया जा रहा है। देखिए, बाल्टियों में पानी भर लो, तो क्रिया का रूप भी एक वचन के रूप में ही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, तमाशा देखने के लिए भीड़ लग गई, तो भीड़ शब्द यहाँ एक वचन के रूप में मान्य है, और लिखा गया सेंटेंस भी वहाँ एक वचन की ओर ही इशारा कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही मान्य होते हैं, उनको हम बहुवचन के रूप में ही लिखते हैं। तो वो शब्द हैं हमारे बाल, आँखें, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाज और समाचार आदि। यानी ये शब्द बहुवचन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं हर समय। इनका उच्चारण बहुवचन के रूप में ही मान्य है, और उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है कि जैसे नाई ने बाल काटे। अब यहाँ पर नाई ऐसे थोड़ी करेगा, या सेंटेंस को ऐसे थोड़ी कहेंगे नाई ने बाल काटा, क्योंकि बाल कोई एक थोड़ी होता है, वो तो बहुत सारे होते हैं। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस किस रूप में लिखा जाएगा? नाई ने बाल काटे। यहाँ भी रूप क्या बदल रहा है? क्रिया का रूप बदल रहा है। इससे ये सेंटेंस या ये वाक्य बहुवचन की ओर इशारा कर रहा है। दूसरों में देखो, आँखों से आंसू निकल आए। तो आंखें भी दो होती है, एक नहीं होती है, और उसमें से क्या एक बूंद ही आंसू टपकता है? जब रोते हैं तो लगातार बहुत सारी बूंदें वहाँ से निकल जाती है। आंखों से अश्रु के रूप में बहुत सारी बूंदें निकलती है, तो वो बहुवचन के रूप में ही क्रिया का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि आंखों से आंसू निकल आए। तो ये बहुवचन की क्रिया है, जिससे कि आंसू हमारे एक वचन में नहीं मानकर बहुवचन के रूप में मान्य है। फिर देखिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो हस्ताक्षर शब्द भी ये बहुवचन का रूप है, और इसका लिखते समय बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर हम जानेंगे कि एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग। यानी कभी कभी एक वचन शब्द तो लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम बहुवचन के रूप में बोलते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो वो कारण है कि हिंदी भाषा आदर और सम्मानजनक भाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए जब हम अपने बड़ों को आदर और सम्मान देते हैं, तो वहाँ ये भाषा उनके लिए शब्दावली भी आदर सूचक वाली ही इस्तेमाल करती है। जैसे कि हमारा लिखा गया सेंटेंस है, प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं। यानी प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ की क्रिया बहुवचन की ओर इशारा कर रही है। लेकिन यह भाषण देने का जो कार्यकर्ता के रूप में प्रधानाचार्य जी है, वो तो एक रूप में ही है, लेकिन उनकी क्रिया हम बहुवचन में लिखते हुए अपनी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, जो कि बहुवचन की लिखी गई है। उसी प्रकार नाना जी तो एक ही है, लेकिन उनको हम कभी भी एक वचन के रूप में स्पष्ट नहीं कर सकते। क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं, नाना जी कार्यालय से आ गया? तो वो हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा मिठास है, भावों की गहराई है। इसलिए वे बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना ही
इसमें बताया जाता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाना जी कार्यालय से लौट आए, यानी बहुवचन की क्रिया से नाना जी एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में मान्य हैं। उसी प्रकार देखिए मामी जी कल जाएंगी, यानी मामी जी एक होते हुए भी क्रिया किस रूप में लिखी गई है, बहुवचन के रूप में, क्योंकि यहाँ आदर सूचक और सम्मान देने के लिए इन शब्दों को क्रिया के रूप में बहुवचन लिखा जाता है। अब हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वचन की पहचान करेंगे कि वचनों का रूप किस प्रकार परिवर्तित होता है, उनके पीछे कौन सी मात्रा लगती है तो उनका रूप किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ लगाकर, यानी आकारांत से तात्पर्य क्या है कि आपका लिखा गया जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसके पास में कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो देखिए शब्द लिखा गया है बालिका, तो बालिका का है तो का क के पास में आ की मात्रा लगी है, तो शब्द क्या बना, बालिका, आ की मात्रा। तो जिन शब्दों का अकारांत यानी अंत, शब्दों का अंत आ की मात्रा के साथ होता है और वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, का के पास में ऐ शब्द लगा देंगे, जिससे कि हमारा वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। तो यहाँ बहुवचन क्या होगा, बालिका, बालिकाएं। आगे देखिए शब्द लिखा है आ की मात्रा के साथ माला, और माला में एक शब्द का प्रयोग करते हुए हम बोलेंगे मालाएं। उसके बाद भाषा का रूप लिखा गया है आ की मात्रा के साथ, तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो शब्द बनेगा भाषाएं। इसी प्रकार देखिए कथा में भी आ का इस्तेमाल करते हुए कथा शब्द लिखा है, तो उसका बहुवचन रूप कथाएं बन जाएगा। और इसी रूप को हम आगे और जानते हुए देखेंगे कि अकारांत यानी शब्द के पीछे अ की मात्रा है और वो शब्द स्त्रीलिंग रूप में है, तो उसको हम बहुवचन के रूप में कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमारा स्त्रीलिंग शब्द लिखा गया है दीवार, तो दीवार, र में व्यंजन के साथ स्वर का अ वाला स्वर मिला हुआ है, यानी व्यंजन र, उसमें स्वर कौन सा है, अ की मात्रा वाला है, तो दीवार अ। तो अ का अंत में अगर बहुवचन की ओर लेकर जाना है तो ऐ लगाएंगे, तो वो उच्चारित क्या होगा, दीवारें, यानी दीवार से दीवारें शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा आगे स्त्रीलिंग शब्द जो अकारांत है वो लिखा गया है कमीज, और शब्द है अ से जुड़ा हुआ ज, तो इसको अगर हम बहुवचन की ओर लेकर जाएंगे तो ए की मात्रा लगाते हुए हम शब्द का उच्चारण करेंगे कमीजें, और आगे का शब्द लिखा गया है आँख। तो ख अकारांत स्त्रीलिंग है, और अगर उसको हम बहुवचन के रूप में स्पष्ट करेंगे तो ख के ऊपर ए की मात्रा लगाते हुए हम बहुवचन बनाएंगे कि आँख, आँखें। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे उदाहरणों में कि इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस बात को हम विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। जैसे पहले हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं गति, तो गति में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अगर हम यहाँ बहुवचन बनाएंगे तो वो बहुवचन वाली शब्दावली किस रूप में लिखी जाएगी, तो गति तो छोटी रहेगी लेकिन गति के पास में या शब्द लगाकर हम इसे बहुवचन बना देंगे, और शब्द का उच्चारण किस रूप में होगा, गति से गतियाँ। अब इसी प्रकार देखिए शब्द लिखा है संधि, और संधि में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और बहुवचन के लिए हम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ शब्द जोड़ते हुए हम इसका बहुवचन रूप उच्चारित करेंगे संधियाँ। अब आगे लिखा हुआ है रीति, तो रीति में भी त के पास छोटी ई की मात्रा है, और इसका अंत यानी इकारांत ई से छोटी ई से जिसका अंत हो रहा है, तो इनमें सब में देखिए छोटी ई से शब्दों का अंत हो रहा है, और इसको बहुवचन बनाने के लिए सबके पास हमने यहाँ शब्दों का प्रयोग करा है।
अब इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखिए जिसमें बड़ी ई की मात्रा काम में ली गई है। अब बड़ी ई की मात्रा से जब हम बहुवचन का रूप बनाएंगे तो ये जो बड़ी ई की मात्रा है इसे छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे और यहाँ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और तो क्या बनेगा हमारा शब्द? मछली से मछलियाँ, मछलियाँ शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए नदी, इस शब्द का यह जो अंत है यानी द के पास बड़ी ई की मात्रा है नदी, इकारांत बड़ी ई लगाकर इसका अंत किया गया है। और जब हम इस शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ भी देखिए छोटी ई की मात्रा के साथ हम यहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? नदी से नदियाँ। अब आगे देखेंगे कि हमारा शब्द लिखा है टोपी, प पर बड़ी ई की मात्रा टोपी के रूप में लगाई गई है। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम शब्द का उच्चारण करेंगे टोपियाँ, यानी हम मात्राओं को छोटा बड़ा करके भी यहाँ बहुवचन शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। आगे के उदाहरणों में हम समझेंगे कि इया देखिए छोटी ई और या जिन शब्दों के अंत में होते हैं और वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो उन शब्दों को हम जो लास्ट में अंत में या शब्द है उस पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम शब्दावली में। सिर्फ या जो लास्ट में लिखा जाता है उसको चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन के रूप में मान्य हो जाएगा। अब शब्द लिखा गया है हमारे पास गुड़िया और हमारा बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम जब या पर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा गुड़ियाँ। उसी प्रकार देखिए शब्द लिखा है बछिया, या लगा हुआ है, उस या पर जब आप चंद्र बिंदु लगाओगे तो उच्चारण क्या करोगे? बछियाँ। इसी प्रकार शब्द है चिड़िया और चिड़िया का जो या है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दीजिए और शब्द का उच्चारण कीजिए चिड़ियाँ। इसी प्रकार चूहिया, चूहिया को बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर उच्चारित कीजिए चूहियाँ। और आगे के उदाहरण अब हमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में जानने का प्रयोग करेंगे कि जिनका आ से पुल्लिंग शब्दावली का प्रयोग हुआ है उसे हम बहुवचन के रूप में किस प्रकार जानेंगे। तो देखिए जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसमें आ की मात्रा ए की मात्रा का स्थान में परिवर्तित हो जाती है। जैसे लिखा गया है पंखा, तो ख के पास जो आ की मात्रा है उसे हटा देंगे और उसके स्थान पर ए की मात्रा जोड़कर हमारा शब्द बहुवचन के रूप में उच्चारित होगा पंखे। आगे देखिए शब्द लिखा है तोता और जब ये तोता त के पास आ की मात्रा को हम हटाकर ए की मात्रा के रूप में लिखेंगे तो शब्द होगा तोते। उसी प्रकार देखिए शब्द है गमला, तो ल के पास आ की मात्रा लगी हुई है, उस मात्रा को हटाकर जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो शब्द का उच्चारण होगा गमले। और आगे देखेंगे अब यहाँ पर झंडा, तो झंडा से झंडे शब्द बनेगा, बेटा से बेटे शब्द बनेगा और कोवा से कोवे शब्द बनकर ये पुल्लिंग शब्दावली का बहुवचन का रूप बन जाएगा। आगे हमारे पास कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें हम कुछ अलग से शब्द जोड़ने पड़ते हैं जिससे कि वहाँ बहुवचन का रूप वो निखर कर आता है। और वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? वो शब्द है जन या गण, वृंद या वर्ग। इन शब्दावली का प्रयोग करके भी हम यहाँ बहुवचन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वचन शब्द लिखा गया है कवि, और कवि का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ लिखेंगे कविगण। उसी प्रकार आगे का शब्द है गुरु, और गुरु का बहुवचन बनाएंगे तो हम आगे जन शब्द जोड़कर गुरुजन बोल देंगे या गुरुजन लिखेंगे तो वो बहुवचन मान्य हो जाएगा। इसी प्रकार एक छात्र है तो वो एक वचन के रूप में है, और अगर बहुत सारे छात्रों के बारे में हमें वहाँ बात करनी है तो वहाँ वर्ग शब्द जोड़कर छात्र वर्ग के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। और आगे देखिए शब्द लिखा है शिक्षक, और शिक्षक का बहुवचन बनाने के लिए उसमें गण शब्द जोड़ा गया है तो हमारा बहुवचन वाला शब्द है वो बनेगा शिक्षक गण। इसी प्रकार आगे का शब्द है नर्तक,
और नर्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? नर्तक दल। यानी एक बहुत बड़े समूह की ओर यहाँ इशारा करते हुए ये बहुवचन शब्दावली का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार आगे देखिए, शब्द लिखा गया है प्रजा, और प्रजा का जब बहुवचन बनाना है तो इसके साथ में जन शब्द का प्रयोग करते हुए प्रजाजन बोलेंगे, और आप यहाँ पर बहुवचन शब्दावली के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका एक वचन से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के एक या अनेक होने के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो इसके नियमों से जुड़ी हुई है। उन नियमों को आप दोबारा देखिए, जानिए और समझने का प्रयास कीजिए।